Good morning, students. As you know, chapter number 5 is going on, accounting ratio. Open page 5.127, question number 30. Page 5.127, question 30. In the question it is given that tangible fixed assets, intangible fixed assets, current assets, current liabilities, long-term borrowings, long-term provisions are given, and we have to find debt equity ratio. How to find debt equity ratio? The formula for debt equity ratio, that is debt by equity, debt upon equity. Debt means long-term debts and equity means shareholders fund. So how to find shareholders fund? For shareholders fund, first of all, as you know, total of balance sheet, the major heads in the asset sides are current assets and non-current assets. This is the total of assets. On the liability side, shareholders fund, current liabilities and non-current liabilities, these three are major heads. Shareholders fund, non-current liabilities and current liabilities, these are the three major heads. So how to find shareholders fund? The common formula that is given in the book, that is non-current assets plus working capital minus non-current liabilities. Non-current assets प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़. लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे? ये शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला जो बुक में हमें दे रखा कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये फॉर्मूला कैसे बना? फॉर दिस यू हैव टू सी शेयर होल्डर्स फंड, जो लाइबिलिटी साइड का टोटल होगा वही एसेट्स का टोटल होगा. तो अगर हमारे पास लाइबिलिटी साइड का टोटल नहीं गिवन तो देन वील टेक टोटल ऑफ एसेट, टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स हम बेटे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. अभी हम ये सीख रहे हैं कि फॉर्मूला बना कैसे. टोटल एसेट्स माइनस टोटल एसेट्स मींस यही टोटल लाइबिलिटीज़ भी यही होंगी. अब इसमें से हम माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, और इसमें से हम माइनस करेंगे अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़. अब टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में से हमें करंट लाइबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, एंड दिस इज नॉन करंट लाइबिलिटीज़. टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़. टोटल एसेट्स से हमने अगर हम करंट एसेट्स माइनस करते हैं, जो टोटल एसेट्स है लाइबिलिटी बैलेंस शीट में, उसमें से अगर हम करंट एसेट्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? देन इट्स लेफ्ट नॉन करंट एसेट्स, नॉन current assets. Total assets minus current assets will get non current assets plus working capital minus non current liabilities. इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा. हम ये स्टूडेंट्स हम ये फॉर्मूला सीधा भी ये लगा सकते हैं, बुक में ये फॉर्मूला सीधा गिवन है. लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना, मैंने इसको इसका वेरिफिकेशन किया कि फॉर्मूला इस तरह से बना. इसका डेरिवेशन इसका ये है, हम इसको डिराइव कर रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाइए, इसका डेरिवेशन है. नाउ कम टू शेयर होल्डर्स फंड इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट एसेट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन. टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल फिक्स एसेट्स को प्लस करेंगे, दिस इज नॉन करंट एसेट्स. 24 लाख गिवन इन द क्वेश्चन, 24,50,000 plus 3 lakh plus working capital, it is current assets minus current liabilities, current assets minus current liabilities. 3,34,000 minus 84,000 माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो हम लेंगे वो है लॉन्ग टर्म बोराइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं ये.
16 lakh, it is 16 lakh and 1,50,000. Yes students, 2450 plus 3, 27,50,000 plus 334 minus 84, this is 2,50,000 minus 16 plus 16 lakh plus 1,50,000, 17,50,000. So add these two values, then we will get कितना आएगा हमारे पास 30 lakh, 30 minus 1750, then we will get rupees 12,50,000 as शेयर होल्डर फंड. स्टूडेंट्स हम ये शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं इस तरह से. अगर इसको देखना कि कैसे बना तो ये मैंने इसको शो कर देगी, इस तरह से फॉर्मूला बनकर आया. नाउ दिस इज शेयर होल्डर फंड मीन्स इक्विटी. कम टू डेट. डेट मीन्स हियर लॉन्ग टर्म डेट्स. नाउ लॉन्ग टर्म डेट्स में कौन कौन आएंगे? ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. 16 lakh प्लस 1,50,000 मीन्स 1750. इन दिस वे हमारे पास डेट्स भी आ गए, शेयर होल्डर फंड भी आ गए. अब हम फाइंड करेंगे डेट इक्विटी रेशो. सो डेट इक्विटी रेशो इक्वल्स टू डेट by equity. Debts are 17,50,000 and equity this is 12,50,000. In this way we'll get, after dividing, 1.4:1. This is debt equity ratio in this question. How to find this debt equity ratio? 1.4:1 डेट बाई इक्विटी. डेट हम इस तरह से निकालेंगे लॉन्ग टर्म डेट्स को लेकर, और शेयर होल्डर फंड्स को हम इक्विटी मानकर शेयर होल्डर फंड का हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और शुरू से भी उसको वैल्यूएट कर सकते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 35. नाउ सी 35 क्वेश्चन. दिस इज नेक्स्ट रेशो इन सॉल्वेंसी रेशो इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशो. अभी हमने फर्स्ट एक किया है इसका क्वेश्चन. नाउ कम टू टोटल एसेट्स टू डेट रेशो. Question number 35. In this question, we have to calculate total assets to debt ratio, shareholders fund, reserves, total debts, trade payables, bank OD. All these values are given. Now see how to find total assets to debt ratio. Total assets to debt ratio equals to total assets by debt. Now again the debt means long term debts. So now see in question first. Debts means long term debts. How to find long term debts and how to find total assets? If total assets are not given in the question, then as you know, again total of the balance sheet, total of assets is equals to total of liabilities. If total assets are not given, then take the total of liability side, means shareholder fund plus total debts. अब total debts में कौन कौन आ गया? लॉन्ग टर्म मीन्स नॉन करंट और करंट दोनों आ गए. करंट नॉन करंट सारे डेट्स आ गए, प्लस शेयर होल्डर फंड को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स बन जाएंगी. तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट्स. Shareholder fund in this question 35 is 32 लाख और रिजर्व सरप्लस स्टूडेंट्स हमें अलग से गिवन है, लेकिन शेयर होल्डर फंड में रिजर्व सरप्लस ऑलरेडी इंक्लूड है. तो अभी हम इस सरप्लस को, इस रिजर्व को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी
फंड के अंदर आ गया, शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड है वो. सो शेयर होल्डर फंड दैट इज ₹32 lakh and total debts, this is given in the question, is ₹24 lakh. Sum of these values will get 56 lakh. This is total assets. Now come to debt, means long term debts. About the debts, अगर हमें डेट्स नहीं पता, लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, टोटल डेट्स में से, जो टोटल डेट्स है उसमें से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स बच जाएंगे. टोटल डेट्स में से करंट हटा दिए तो लॉन्ग टर्म डेट्स बचेंगे. देन वी विल गेट टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. Total debts are 24 lakh in the question given it is, and about the current liabilities, how we find current liabilities? See this, it is given in the question. Trade payables are 5,60,000, bank OD 40,000. All these two values are current liabilities. So sum of these values, 5,60,000 ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओडी, दिस इज 40,000. इनको ऐड करेंगे तो ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हो गई. 24 लाख माइनस दिस 6 लाख, हमें मिल गया अब डेट 18 लाख. इस तरह से हमारे पास डेट आ गया 18 लाख. नाउ कम टू टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो is total assets upon debt. Debt means long term debt. Total assets are 56 lakh and total long term debts are rupees 18 lakh. Divide this, then we will get the value 3.11 is to 1. This is the ratio of total assets to debt. Debt means long term debts. So total assets to debt ratio, total assets upon debt, total assets 56 lakh or debts are 18 lakh, will get 3.11 is to 1. In this way, today we see how to find total assets to debt ratio. That's all for today, students. Thanks.